आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये पूरा चैप्टर समझने वाले हैं बहुत ही कम समय में। यह एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों? फ्रांस की राजधानी जो पेरिस होती है वहां के लोग सड़क पर उतर आते हैं और फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा हो जाती है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? जर्मनिया जर्मन की थी, नारी रूपक, और ये बलूत वृक्ष के पत्तों का एक मुकुट पहनती थी। तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये पूरा चैप्टर समझने वाले हैं बहुत ही कम समय में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूरोपीय राष्ट्रवाद चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं और कम समय में ज्यादा चीजें करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कम समय में ज्यादा, शिवम सर का वादा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूरोप तो आप समझ ही गए होंगे कि एक महाद्वीप है, और अगर हम बात करें राष्ट्रवाद की, वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि देश प्रेम की विचारधारा, इसको बोला जाएगा कि भैया राष्ट्रवाद। देश प्रेम सर, जैसे हम अपना तिरंगा झंडा देखते हैं तो हमें यह लगता है कि भाई ये मेरा अपना झंडा है, ठीक है। हम कोई गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय गान सुनते हैं तो लगता है कि यह हमारा अपना राष्ट्रीय गीत है। वैसे ही लोगों के अंदर ये भावना किस प्रकार से उत्पन्न हुई होगी, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? तो वो देश था हमारा फ्रांस। और होता क्या है कि एक फ्रांसीसी कलाकार होते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक शॉरियो। फ्रेडरिक शॉरियो क्या करते हैं, अपने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं और इस 4 चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने दिखाया कि भैया एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया देखो, ऊपर जो है ना, यहाँ पे ईसा मसीह, संत और कुछ फरिश्ते हैं, और उसके बाद नीचे क्रांतिकारी हैं। ये फरिश्ते आशीर्वाद दे रहे हैं जबकि क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ ऐसी संस्थानों के मुकुट, या कहें कि कुछ ऐसी संस्थानों के अवशेष पड़े हुए हैं, राजाओं के मुकुट पड़े हुए हैं जो कि कैसे राजा थे? निरंकुश राजा थे, जिनके ऊपर किसी का अंकुश ना हो। ये फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शॉरियो ने इस चित्र को तैयार किया था। उसके बाद अगर आगे बात करें तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा। बच्चों, फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो सबसे पहले देखा गया कि भैया राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। लोग ये जानने लगे कि भाई देश नाम की कोई चीज होती है, देश प्रेम कुछ होता है ना। राज्य को राष्ट्र में कैसे बदला जाएगा उसके बारे में लोग सोचने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक शक्ति के रूप में राष्ट्र का विकास हुआ। एक शक्ति के रूप में, जैसे भारत क्या है, भारत एक तरीके से कहे कि भाई ये पूरी दुनिया की शक्ति है, अमेरिका क्या है, दुनिया की शक्ति है, वैसे एक शक्ति के रूप में एक देश का किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। और भाई ये फ्रांसीसी क्रांति होती क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पे एक राजा था जिसका नाम था लुई शोल्वे। अब ये जो लुई शोल्वे राजा था वो एक निरंकुश राजा था, और वहां पे जो राज करता था तो वो राज बहुत गंदे तरीके से करता था। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। तो उस राजतंत्र का जो है समापन हो जाता है, और क्योंकि क्रांति होती है, और उसके बाद प्रजातंत्र जो होता है वो शुरू हो जाता है। और कुछ जो शिक्षित लोग होते हैं वहां के, वो लोग जैकोबियन क्लबों को बनाने लगते हैं, और ये इसमें शिक्षित वर्ग वाले लोग भी थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्रांतिकारी लोग भी थे। इसके बाद आगे करें तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। सामूहिक पहचान का मतलब कि हाँ, अपनापन की भावना, कि भाई जैसे आप एक समूह में रहते हो, आप अपने गांव में रहते हो, तो आपके गांव को लगता है कि भाई ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव के हैं। कहीं बाहर आप जाते हो, आपके गांव को कोई दिख जाता है तो आपको लगता है अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे टहल रहे हो। तो ये हुई एक सामूहिक पहचान की भावना जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगी। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पितृभूमि और नागरिक पर जोर दिया गया। होता क्या था कि पहले राजा का बेटा ही राजा बन जाता था, है ना, नागरिकों को कुछ अधिकार ही नहीं था। तो भाई पितृभूमि यानी पिताजी की भूमि और साथ ही साथ नागरिक शब्द, इन सब चीजों के बारे में खोज होना स्टार्ट हो गई, इन पर जोर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली, जो भू संपत्ति अधिकारी थे
भू संपत्ति अधिकारी थे, वो उन उसके बाद वहाँ पे एक नेशनल असेंबली का गठन होता है, भू संपत्ति अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे फ्रांसीसी ध्वज जो होता है वो चुना जाता है, ठीक है, जिसमें 3 कलर होते हैं, वो आप वहाँ देख सकते हो। और उसके बाद फ्रेंच भाषा जो है वहाँ की जो है भाषा चुन ली जाती है, फ्रेंच भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक है, जो कि पेरिस में बोली जाती थी। फिर उसके बाद बात करें एक समान नाप-तौल की पद्धति, क्योंकि लोग नाप-तौल भी अलग-अलग तरीके से करते थे, तो एक समान नाप-तौल भी की पद्धति भी आ गई। और उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन हुआ, वहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, तो आप उसको एक जगह पे लिख लेना। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों? तो वहां का जो राजा था लुई 16वें एक बहुत अयोग्य राजा था। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, और अत्याचार करने के कारण लोगों ने सोचा कि भैया ये अत्याचार अब हम नहीं सह पाएंगे। वो बड़े बड़े जो लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके साथ वो बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग था, उनको वो बहुत परेशान करते थे। तो ये एक कारण था कि वो अयोग्य शासक था। फिर आगे बात करें मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग जो बच्चों था वो एक पढ़ा लिखा वर्ग था। कैसा वर्ग था? एक पढ़ा लिखा वर्ग था। और इस वर्ग का जब उदय हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत मुख्य कारण यह बन जाता है। फिर आगे बात करें मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग वहां का जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो चाहता है कि भैया हमें आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार बहुत होता था, बंधुआ मजदूरों के तरीके से काम करना पड़ता था, सही तरीके से वेतन भी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद बात करें आम जनता की दयनीय स्थिति। जो वहां के लोग होते थे उनको मजबूर किया जाता था काम के लिए, उनको वहां के जो लोग होते थे उनको मजबूर किया जाता था कि ये कपड़े ही पहनना है, ये वाली भाषा ही बोलनी है। तो वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और साथ ही साथ आजादी पर प्रतिबंध, है ना, लोगों को बोला जाता था कि भैया पूजा नहीं करोगे या पूजा पाठ नहीं करोगे, यानी किसी एक धर्म को नहीं मानोगे, जो हम कहेंगे बस वही मानना पड़ेगा। तो ये सब थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं नेपोलियन की। नेपोलियन क्या था? नेपोलियन एक तरीके का इस प्रकार का राजा था जो कि फ्रांस में आने पर इसने फ्रांस को संभाला, लेकिन फ्रांस की जो कमजोर सत्ता थी, क्योंकि लुई 16वें का अंत हुआ था, कमजोर सत्ता थी फ्रांस की तब, और तब उसने क्या किया, पूरे फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन ये अच्छा राजा था, फ्रांस के बारे में सोचता था। इसका जन्म कहां पर होता है? इसका जन्म होता है 1789 में होता है, सॉरी 1769 में इसका जन्म होता है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फिर बात करते हैं भैया, जब इसका जन्म हो जाता है, जन्म के बाद ये जो है फ्रांस में आता है, और 1796 के आसपास ये युद्ध लड़ना जो है वो शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, इसने पूरे फ्रांस के ऊपर कब्जा किया, और 1804 ईस्वी में इसने अपने कोड को जारी कर दिया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बात करें, इसने भूदासता और जागीरी को जो है वो समाप्त कर दिया, यानी जो भूदासता का मतलब कि भैया गुलामी, उसको ये इसने समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद जन्म के अधिकार पे विशेषाधिकार, पहले होता क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बन जाता था, तो वो वाली प्रथा भी इसने समाप्त कर दी। फिर उसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था को इसने सुधार दिया, और नाप तौल की एक समान पद्धति भी ये लेकर के आ गया। तो नेपोलियन ने ये सारी चीजें की थी। पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि नेपोलियन का फ्रांस पे अधिकार जब हुआ तो नेपोलियन ने क्या किया, ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं जॉल वेराइन शुल्क संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जॉल वेराइन शुल्क संघ जो है वो क्यों स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। तो जॉल वेराइन शुल्क संघ एक शुल्क संघ होता था कि एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाते थे तो कुछ क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो शुल्क अवरोध थे इनको समाप्त कर दिया गया। और ये किसकी पहल थी, यानी किसने इसकी शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की प्रशिया ने। और प्रशिया क्या था, यानी कि प्रशा क्या था, वो जर्मनी का एक राज्य होता है। और इसमें मुद्राओं की संख्या को घटा करके कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। आप अगर मेरा लॉन्ग वाला वीडियो देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, पर मेरे द्वारा बोला मुंह से 2 ही गया है। तो आप अपने नोट्स में सही कर लेना कि मुद्राओं की संख्या को बढ़ा करके 30 से घटा करके कितना कर दिया गया है, 2 कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, फ्रांस में जो जो चीजें होती थी ना, वो चीजें यूरोप में भी होती थी। अब यूरोप में ना जो समूह थे वो 2 तरीके थे, 2 तरीके के लोग थे। जैसे आजकल भारत में आप देखोगे ना तो एक मध्यम वर्ग दिखेगा आपको, और एक उच्च वर्ग दिखेगा, और एक निम्न वर्ग दिखेगा। यानी एक ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, आलीशान बंगले में रह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग है, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल
एवरेज पे लेकर के चल रहे हैं, यानी वो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखना, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से। यूरोप में दो प्रकार के ग्रुप थे, एक था राजशाही लोग थे जिनको कुलीन वर्ग कहा जाता है, और कुछ लोग थे गरीब लोग जिनको निम्न वर्ग के लोग कहा जाता है। होता क्या है कि उस समय पे यूरोप में कोई राष्ट्र राज नहीं था। जैसे इस समय पे आप देखते हो ना कि जर्मनी, इटली, ये आपको क्या दिखाई देते हैं, देश दिखाई देते हैं, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी प्रकार का देश नहीं था यूरोप में। होता क्या है कि एक औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब इस प्रकार की एक क्रांति होती है कि भैया लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उद्योग धंधे करने लगते हैं, जिसके बाद पैसा आता है और लोग फिर उस पैसे का उपयोग करके क्या करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, और इस प्रकार से मध्यम वर्ग का जो होता है वो क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड पेपर में आता है कि मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था, तो मध्यम वर्ग के उदय का कारण था फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण धीरे धीरे करके होने लगता है, और आगे बढ़ेंगे समझ में आ रहा होगा कि दो गुट में यूरोप जो है था वो बटा हुआ था, कोई भी राष्ट्र राज नहीं था। फिर एक औद्योगिक क्रांति होती है और मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है। मध्यम वर्ग बहुत पढ़ा लिखा वर्ग था, और इस वर्ग ने यूरोप में जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें बहुत ज्यादा इसने मदद की। इन्होंने क्रांतिकारियों का बहुत साथ दिया। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं उदारवाद का आरंभ। उदारवाद, अगर हम उदारवाद के बारे में बात करें, यानी कि उदारवाद इस प्रकार का एक उदारवाद का अर्थ है कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष और सबकी बराबरी। उदारवाद का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली आप देश प्रेम ही समझ सकते हो। ठीक है, तो ये उदारवाद